बढ़ते 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 प्रोफेशनल एथिक्स की जर्नी में हम आ चुके हैं डे 4 पे। सो गाइज आज है हमारा डे 4 फॉर प्रोफेशनल एथिक्स। आई होप आप सभी लोगों ने मैंने जितने भी होमवर्क दिए, जितना भी रीड रिवाइज करवाया, ये सब चीज़ कर लिया होगा। जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में बताओ तो मैं भी पढ़ पाऊँ कि आपने क्या किया है। ठीक है, इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जो सारी चीज़ें मैंडेट होती है पहले वो सारी चीज़ कर लीजिए। एंड आज हम कोर कंटेंट पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल है गाइज। आज का सेशन थोड़ा सा क्रूशियल है एंड इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इंक्रीज द लेवल ऑफ फोकस एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा। ऑल्सो हमारा जो फुल कोर्स है फॉर सी ए फाइनल एज वेल एज सी इंटरमीडिएट, दैट इज़ ऑल अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। सो इन केस टू बाय ऑन टू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज द कोड ऑडिट सार in order to gain maximum possible discounts. गाइज आइकॉनिक बैच प्लान्स में इसी प्रकार का एनिमेटेड कंटेंट, इससे भी हाई लेवल का एनिमेटेड कंटेंट्स हम आपको देने वाले हैं, सो दैट यू कैन इंक्रीज ऑन योर रिटेंशन पावर. Audit is a theory subject, guys. It is difficult to retain, I understand. But with the blend of memory technique, with the blend of conceptual clarity and multiple revision, I'm sure we will be able to conquer the maximum marks. ठीक है, चलिए. सो आज डे 4 का कंटेंट शुरू करते हैं. Let's get started. After completing clause 4, clause 5. Clause 5 is ईशा दियोल clause. ईशा दियोल clause क्या कहता है? पहले तो काली वाली line. What is काली वाली line telling you? काली वाली line says that a member of institute in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he what? knowingly fails to disclose. ईशा दियोल के साथ क्या हुआ था? Material fact hide किया था, है ना? So knowingly fails to disclose material fact जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं डिस्क्लोज किया है, विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट द डिस्क्लोजर ऑफ विच वॉज नेसेसरी इन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैम इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी? हम लोग कहेंगे कि मटेरियल फैक्ट का मतलब क्या है. एग्जाम्पल्स दे करके रखे. एज आई वाज टेलिंग यू कि एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली आपको जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ना, ये एग्जाम्पल्स के बेसिस पे डायरेक्ट आ जाएंगे कि कंपनी ने कोई सिंकिंग फंड क्रिएट नहीं किया. कंपनी ने अपना पीएफ का पैसा, पीएफ का एक फंड बना करके रखा था, उस फंड के अगेंस्ट में लोन ले लिया है, ये फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए था. कंपनी ने ग्रेच्युटी फंड क्रिएट नहीं किया, ग्रेच्युटी फंड क्रिएट करना चाहिए था बट नहीं किया, तो ये सारा मटेरियल फैक्ट है जो कि डिस्क्लोज होना चाहिए था. यू बीइंग ऑडिटर आपने ये सारा चीज़ देखा बट आपने भी खुद ने ये चीज़ों पे रिपोर्टिंग नहीं किया. सो नोइंगली व्हेन यू डोंट डिस्क्लोज दिस मटेरियल फैक्ट विच needs to be, which was required to be, which was necessary to be disclosed in the financial statements, that will be regarded as professional misconduct. So when a PCA fails to disclose non-creation of sinking fund, material claims against the company, loan against the PF fund or a gratuity fund boss, this is professional misconduct. Next, clause number 6. Clause number 6 F. F से क्या आता है? देखो 1 2 3 4 5 6 ABCDEF. फराह खान, क्या चीज़ हो गई थी फराह खान मैडम के साथ? फराह खान मैडम के साथ ये चीज़ हुई थी दैट उन्होंने कहा कुछ और हुआ कुछ. कहा था ट्विंस, हुए ट्रिपलेट्स, मिस स्टेटमेंट. सो दैट इज व्हाट. अगर अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही जानबूझ करके knowingly fails to report a misstatement which is already presented in the financial statement. तो यहाँ पे एक misstatement हुआ है, आपको भी पता है कि यार ये चीज़ ऐसी ऐसी होनी चाहिए थी, but you tried covering it up. So knowingly when you fail to disclose material facts, that is clause number 5. Knowingly when you fail to disclose material misstatement, that is clause number 6. So ma'am एक second, what all things will be regarded as the misstatement? So clause number 6 के लिए there are few important authors note I can tell you कि ये examples directly questions में आ जाते हैं. A PCA will be deemed to be guilty if he knowingly fails to disclose that the company ने depreciation नहीं provide किया है. कंटिजेंट लाइबिलिटी थी कंपनी के अगेंस्ट में, कंपनी ने कॉर्पोरेट गारंटी वगैरह दे करके रखी थी, कंपनी ने उसे डिस्क्लोज नहीं किया है. सो दिस इज वेयर द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी रिगार्डेड गिल्टी. बट हाँ, एक और चीज़,
Practicing chartered accountant will not be held guilty only for the submissions which he is making. What is submission का meaning? Submission का मतलब होता है यहाँ पे वो खुद अपना ओपिनियन नहीं दे रहा है, यहाँ पे वो चीज़ों को सिर्फ कंपाइल कर रहा है एंड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ क्लाइंट वो सिर्फ ये चीज़ों को सबमिट कर रहा है. सो सबमिशन के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं आएगी. ओनली व्हेन यू आर मेकिंग अ सबमिशन यू आर नॉट रिपोर्टिंग. तो खाली ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट व्हेन यू आर जस्ट कंपाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड यू आर सबमिटिंग इट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये होता है क्लॉज नंबर 6 के तहत मिसस्टेटमेंट. क्लॉज नंबर 7, जी फॉर आपको याद ही है. देखो आपने मुझे कहा था जी फॉर जीनीलिया डिसूजा एज वेल एज जी फॉर ग्रॉसली नेग्लिजेंट, है ना, याद आ रहा है? वेरी गुड. तो हम लोग क्या कहते हैं, a member of institute shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, Genelia D'Souza clause क्या कहता है, if he does not exercise any due diligence or is grossly negligent. मतलब क्या, वो खुद का दिल दिमाग यूज ही नहीं कर रहा है, ग्रॉसली नेग्लिजेंट है, एकदम नेग्लिजेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ नेग्लिजेंस इन कंडक्टिंग हिज प्रोफेशनल ड्यूटी. अब देखो, गो बैक टू योर लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, जस्ट रिकॉल द कंसेप्ट. लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर में आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड कि हम लोगों को डेलिजेंस यूज करना है. डेलिजेंस का मतलब ये नहीं अपुनिज भगवान वाला फीलिंग नहीं है गाइज. इंटेलिजेंस का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेलिजेंस, कि आप सूझबूझ यूज करो. ठीक है. नेग्लिजेंस का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आप ठीक है ना ऐसा हो रहा है, ठीक है कैश ही तो है, मैनेजमेंट ने जो बोला वो ठीक है, अरे बाद में देख लेंगे, छोड़ो ना, इग्नोर करो, ये होता है नेग्लिजेंस. ठीक है. तो अगर प्रूव्ड नेग्लिजेंस है तो लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर के तहत ऑब्वियसली आपको पेनल्टी लगनी है, एज वेल एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है. सो मैम कोई एग्जाम्पल्स है क्या, द सर्कमस्टांस इन विच द ऑडिटर विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर नेग्लिजेंस? हाँ है. सी फॉर एग्जाम्पल, आप गए हो कंपनी एक्स लिमिटेड में कैश में पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, द सेल, द परचेजेस, एवरीथिंग इज डेल्ट इन कैश, एंड आपने कैश के वैल्यू को स्केप्टिसिज्म, सरप्राइज चेक, ये सब यूज ही नहीं किया. कैश ऐसा ही जैसा उन्होंने ट्रायल बैलेंस पे लिखा था आपने टिक कर दिया. सो डोंट यू फील कैश इज दैट एलिमेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ फ्रॉड हो सकता है? वो चेक ना करके आपने प्रूव कर दिया दैट यू आर नेग्लिजेंट, है ना. तो देखो ऐसी आइटम्स मैंने लिख करके रखी एग्जाम्पल्स में. पहला, कैश इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट आइटम. अगर आपने रीजनेबल स्किल केयर कॉशन यूज़ नहीं किया यू विल बी गिल्टी. नॉट सबमिटिंग द रिपोर्ट ऑन टाइम. अरे व्हाट इज नॉट सबमिटिंग द रिपोर्ट ऑन टाइम? जैसे कि ऑडिट पूरा खत्म हो गया, आपने पूरा बोल करके रखा था कि एजीएम के पहले ये चीज़ आपको ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी, बट ये अगर आपने ड्यूली टाइमली बेसिस पे कंप्लीट नहीं किया है रिपोर्ट देना, तो ये मिसकंडक्ट है. अडॉप्टिंग आर्बिट्ररी, इसके ऊपर अभी जस्ट जनवरी में क्वेश्चन आया था. अडॉप्टिंग आर्बिट्ररी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसका मतलब क्या है, यू वेंट टू द कंपनी एंड कंपनी के गोडाउन में, ये से फॉर एग्जांपल ये सारा गोडाउन है एंड गोडाउन में खूब सारा स्टॉक रखा हुआ है, मतलब ऐसे बहुत सारे कार्टन्स भर करके गुड्स है. आपने मैनेजमेंट को बोला कि मैनेजमेंट ये कुल मिला करके स्टॉक की वैल्यू क्या रहेगी? मैनेजमेंट ने बोला कि सर करीब 15 करोड़ होगी, एंड वही हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक में रखा है. आपने वो जो करीब 15 करोड़ वाला वैल्यूएशन है बोला ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, यह आर्बिट्ररी वैल्यू है. मैनेजमेंट खुद आपको बोला था हाँ मैम इतना तो होना ही चाहिए. अरे तुम मुझे असर्टन करके बताओ ना व्हाट शुड बी द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, AS2 या इंड AS 2 के हिसाब से व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. नेक्स्ट, रॉन्गली सर्टिफाइड पेड अप शेयर कैपिटल. अब ये देखो यहाँ पे देखो, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है एंड पेड अप शेयर कैपिटल में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, आपने विदाउट इवन प्रॉपर वेरिफिकेशन वेरीफाई कर दिया हाँ इंक्रीमेंट तो हुआ है, बराबर है, हाँ नेग्लिजेंस है. फेल टू रिपोर्ट द एंट्रीज इन पासबुक, जैसे कि हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के इंटरनल बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं, बैंक ट्रांसफर्स होते हैं. सो आपने हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, इनकी पासबुक बराबर चेक नहीं की एंड डायरेक्टली बोल दिया हाँ इतना ट्रांसफर हुआ था. नेक्स्ट, अ सर्टिफिकेट इज इशूड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये देखो बीटल नट्स मीनिंग पान सुपारी. अब ऐसा वाला केस है, ये आने का फुल ऑन चांसेस है गाइस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. ये एरिया एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन में है. क्या है समझो. देयर इज अ कंपनी विच केम टू यू एंड कंपनी ने आपको कहा कि सर आप ना हमारा टर्नओवर वगैरह देखिए एंड यू सर्टिफाई अवर टर्नओवर स्टेटिंग कि हमारा टर्नओवर क्या है. मैंने कहा क्यों? बोलते कि मैम ये जो सर्टिफिकेट आप दोगे ना, मैं लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है उसके पास जाऊंगा एंड सुपारी बेचने का लाइसेंस लेकर के आऊँगा.
मैंने कहा ओके, मैंने इनका टर्नओवर देखा नहीं देखा, जो उन्होंने एक्सेल शीट बना करके दी थी उसको देख करके सर्टिफिकेट बना करके साइन करके दे दिया। अब ऑर्गेनाइजेशन गया है 5 सुपारी के लाइसेंस देने वाले के पास एंड मेरी दी हुई फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन वहाँ पे सबमिट कर दी। दिस इज़ अ मिसकंडक्ट। देखो, आई हैव मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ इशूड a certificate based on the turnover of betel nuts to enable the firm which was not dealing in betel nuts, जो ट्रेड नहीं कर रहा था सुपारी में, to obtain the import license without even checking the documents by himself. He just relied कि आर्टिकल एक बार जस्ट चेक कर लेना, आर्टिकल ने एक्सेल शीट और पेपर चेक कर लिया, अरे एक्सेल शीट कहाँ पे, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई करो, ठीक है। सो दैट विल बी रिगार्डेड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नेक्स्ट, where a chartered accountant issued two different set of this is also an expected exam question, क्या है समझो जरा। where a chartered accountant issued two different set of opinion, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पहले हम लोगों ने कोई एक रिपोर्ट बनाया, वो सर्कुलेट करा दी, फिर हमको लगा कि नहीं 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 ये रिपोर्ट में कुछ तो गलत है, तो हम लोगों ने दूसरा रिपोर्ट बनाया और वो भी सर्कुलेट करा दिया। हम लोगों ने दूसरे रिपोर्ट में पहले रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं डाला, दूसरे रिपोर्ट में ये एम्फसाइज नहीं किया कि हम लोगों ने प्रीवियस रिपोर्ट दिया है, आप उस पर भरोसा ना करें, कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे दो रिपोर्ट इशू कर दी पब्लिकली। नेग्लिजेंट है यहाँ पे। जो सामान्य इंसान हमारे 2 अलग अलग डेट के रिपोर्ट पे रिलाई करने की कोशिश करेगा, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट विथ फैक्चुअल ग्राउंड्स, दैट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज नंबर 7। क्लॉज नंबर 8, हेमा मालिनी जी। अभी हेमा मालिनी क्लॉज क्या कहता है, कैंट वाटर प्योरीफायर वाला है ना, न्यूमोनिक याद आ रहा होगा। हेमा मालिनी जी ने बेसलेस ओपिनियन विदाउट इवन ऑब्टेनिंग एविडेंसेस, एडिक्वेट डेटा आपने फाइंड आउट नहीं किया, शी स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन कि कैंट वाटर प्योरीफायर से आया हुआ पानी या फिर फिल्टर हुआ पानी वो बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, सो दैट इज व्हाट, इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल्स टू ऑब्टेन अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस which are actually necessary for expression of opinion, such a professional practicing chartered accountant will be guilty of professional misconduct. So क्या कहते हैं, काली वाली लाइन से दोहरा देते हैं, a member of institute in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to obtain sufficient information which is necessary for expression of an opinion. सो इन केस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ द ओपिनियन, देखो मैम तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो मॉडिफाई करो रिपोर्ट को। इन केस यू फील कि इन्फॉर्मेशन इज लैकिंग, इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, यू एक्सप्रेस क्वालिफाइड रिपोर्ट, यू एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ रिपोर्ट, मॉडिफिकेशन करो। देर इज नो पॉइंट एक्सप्रेसिंग अ क्लीन रिपोर्ट वेयर हैव यू नॉट ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। सो इसके ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यू आता है इज द ऑडिटर actually verifies the circulations of periodicals, magazines without obtaining the proper information. So certifying the circulations of magazines, periodicals, ऐसा कोई शब्द आया ना, क्लॉज नंबर 8 लिख करके आने का। चलिए नेक्स्ट, क्लॉज 9, आई से ईशा कोपिकर, जो कॉपी नहीं करती। अब ये ईशा कोपिकर मैडम का क्या क्लॉज है, सी, a member of institute in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to apply the procedures which are required under essays. So boss, अगर आप essays follow नहीं कर रहे हो, आप ISAs इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो भी रिक्वायर्ड है, इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हो, बॉस दिस विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे दे करके रखे हैं कि देखिए, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करना सिर्फ उन्हीं को अलाउड है जिनके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है। यू रिमेंबर पीयर रिव्यू में हम लोगों ने पढ़ करके रखा था, लिस्टेड कंपनी का वही पर्सन ऑडिट कर सकता है जिनके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है। तो अगर आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं है एंड आपने लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर लिया, तो बॉस यू आर नॉट फॉलोइंग द ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। मिसकंडक्ट अंडर 9 ऑफ पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल। नेक्स्ट, जहाँ जहाँ पे आपको फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर और मेंबरशिप नंबर लिखना था, ठीक है, बट आपने वो नहीं लिखा, तो बॉस दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर 9(1)(2).
जहाँ जहाँ आपको यूडिन जनरेट करने की रिक्वायरमेंट थी. व्हाट इज यूडिन जनरेट करने की रिक्वायरमेंट? यूडिन जनरेट करने की रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जहाँ पे आपने अश्योरेंस एंगेजमेंट, अश्योरेंस सर्विसेज दिया है एंड आप एंड आपने यूडिन जनरेट नहीं किया ये बोल करके कि अरे मैम हमारा रिपोर्ट तो वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट है, हमको क्या जरूरत है यूडिन जनरेट करने. अरे बीट जीएसटी रिटर्न, बीट टैक्सेशन रिटर्न, बीट एनी अदर अश्योरेंस सर्टिफिकेशन, यूडिन जनरेट करना पड़ेगा. Failing which this will be a professional misconduct under 9 of part 1 of the second schedule. Next, ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट है ना, जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मार्क दिस एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन इन योर बुक. मार्क दिस. वाई यहाँ पे ना ये दो इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं आएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं आएगा. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जॉस्टिवली डील विथ द इंस्टेंसेस और एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स विच आर एप्लीकेबल टू स्पेशल केसेस. मैम मतलब देखिए, जहाँ पे हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ सर्कुलर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स इनका बोलते हैं, सो द टू इंस्टेंसेस ऑफ द ऑडिटिंग रिक्वायरिंग द स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर्स आर गिवन बिलो. देखो क्या है. सो हम लोग क्या कहते हैं, वेरी ऑफन द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई द नंबर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन ऑन बिहाफ ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन लिमिटेड. Members are normally supplied by the ABC, Audit Bureau of Circulation, ABC again, with the rules and regulations under which the circulation should have been carried out. Members are also asked to give their acceptance in writing whether they are going to follow, they are going to see the implications, the fulfillments of such procedures or not. तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ there are some special ऑडिट प्रोसीजर्स, देर आर सम स्पेशल मेथड्स जो आपको फॉलो करना है. ठीक है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल बेसिकली टू एग्जॉस्टिवली सी कंप्लायंसेस हुआ है कि नहीं हुआ है, बट हाँ कोई स्पेशल केस है तो आपको स्पेशल प्रोसीजर्स देखना है, फेलिंग विच दैट विल अट्रैक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. सो मैम एग्जॉस्टिवली हर एक किस्सों में हर एक का प्रोसीजर लिखा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, बट ये दो एक स्पेशल केस के नाम पे आपको मॉड्यूल में दिया है. हेंस आई एम मार्किंग दिस एज अ एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. वेरिफिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक. सो बैंक्स भी कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहता है कि हम लोग कभी जो लोन शोन देने की कोशिश करें या कुछ क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएट करने की कोशिश करें, तो बैंक ने भी एक नॉर्म दे करके रखा है कि हाउ वी शुड वेरीफाई और सर्टिफाई सच स्टेटमेंट्स. तो दैट इज सम स्पेशल प्रोसीजर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलो अकॉर्डिंगली. चलिए नेक्स्ट आता है क्लॉज नंबर 10, इस पार्ट का आखिरी क्लॉज. क्लॉज नंबर 10 कहता है जूही चावला क्लॉज. जूही चावला मैडम के पास पैसे नहीं है, तो मैडम क्या करिए, क्लाइंट का जो पैसा आ रहा है या फिर क्लाइंट की जो फीस है, क्लाइंट की जो प्रोफेशनल फीस है, वो रीजनेबल टाइम में खुद के पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे दिक्कत क्या है समझो. आई एम गिविंग ए स्मॉल एग्जाम्पल एंड देन लेट मी नो के हाउ यू विल डील विद दिस. यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर माई कंपनी. मैंने बोला कि बेटा मेरी जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई में. ठीक है. बट मेरी जो ब्रांच ऑफिस है वो अक्रॉस मेट्रो सिटीज़ है. तो इट इज़ मुंबई, दिल्ली, अदर स्टेट्स में भी है, सिटीज़ में भी है, बेंगलुरु में भी है, चेन्नई में भी है, गांधीधाम में भी है, अलग अलग जगह पे है. ठीक है. ऐसे कुल मिला करके मैंने आपको कहा कि हमारी 10 ब्रांचेस हैं. कितनी? 10. तो आपने कहा कि मैम मैं एक काम करता हूँ, मैं दिल्ली ब्रांच विजिट होकर के आता हूँ. मैंने कहा ओके. आपका और मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि आई पे यू 20 लाख रुपीज़ एज ऑडिट रेम्यूनरेशन फॉर माई कंपनी. अब जैसे ही मुझे पता चला कि आपने स्टार्ट किया है वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड प्रोसीजर्स एट दिल्ली ब्रांच, तो मैंने वो 20 लाख में से 5 लाख रुपए आपको एडवांस दे दिए. इन ऑर्डर टू मीट आउट द ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, इन ऑर्डर टू मीट आउट योर स्टे, ये सारा चीज़ मैंने आपको पहले ही 2 से 5 लाख रुपए दे दिए. आपने ये 5 लाख रुपए लिए, अब तक ऑडिट आपने शुरू भी नहीं किया था. आपने 5 लाख रुपए लिए और वो जो ना यशवी आपकी गर्लफ्रेंड, उसके लिए आपने गिफ्ट लेना शुरू कर दिया. बेबी ऐसा करके गिफ्ट लेना शुरू कर दिया. अब मुझे बताओ मिसकंडक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना. क्लाइंट का पैसा था नहीं 5 लाख, मेरा पैसा था ना, मैंने दिया था ना आपको. आप कैसे वो यशवी के लिए गिफ्ट लेकर के आए? मिसकंडक्ट है या नहीं है? ये मिसकंडक्ट नहीं है. हर बार मैं आपकी गर्लफ्रेंड का नाम लूँ उसका मतलब ये नहीं कि मिसकंडक्ट हो गया. समझो. वाई इज़ दिस नॉट अ मिसकंडक्ट? मैंने जो पैसा दिया भले वो एडवांस में दिया, बट वो आपका ऑडिट रेम्यूनरेशन था.
ठीक है। सो यहाँ पे दिस अमाउंट इज नॉट रिगार्डेड एज माई मनी। मेरा मनी का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको 2 लाख रुपए मेरा एडवांस टैक्स भरने के लिए दिया होता, मैंने आपको 5 लाख रुपए जीएसटी भरने के लिए दिया होता, दैट इज क्लाइंट्स मनी। जो एडवांस फीस मिल रहा है दैट इज योर ओन मनी। चाहे जो करो, आप उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, आपको इन्वेस्टमेंट कर लो, आप पर्सनल पर्पज के लिए यूज करो, आप खुद के सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, टोटली अलाउड। ठीक है, दिस वॉज द पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन विच इज ऑलरेडी आस्क्ड। तो चलो अब किताब में जाकर के पढ़ते हैं। सो क्लाइंट मनी इफ इट ऑल यू आर फेलिंग टू कीप इट इन द सेपरेट बैंक अकाउंट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। So fails to keep the money of his client into a separate bank account या फिर utilizes such a money for the personal purpose, for the purpose other than those as stated by the client. So money received from client for professional fees, ये तो आपका remuneration है। So यहाँ पे clause number 10 does not apply. Next, for the client's purpose but within reasonable time आपने यूज़ किया है, for other purpose misconduct माना जाएगा। विच वॉज नॉट यूज इन दैट रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए था, वो भी आपने नहीं किया है, तो मिसकंडक्ट आएगा। सो दो चीज़ें हैं, जो शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करो जिसके लिए मैंने बोला। जो लॉन्ग टर्म पर्पज़ है, मैं जा रही हूँ यूके, ठीक है, मेरी बहन रहती है वहाँ, तो मैं जा रही हूँ यूके, बट मैंने आपको बोला था कि बेटा 6 महीने के अंदर अंदर एडवांस टैक्स भरना है, तो ये लो मैं अभी पैसा दे करके जा रही हूँ, मैं अभी वहाँ पे जा रही हूँ, तो 1 आध साल बाद आऊँगी। अब ये लॉन्ग टर्म पर्पस है, ठीक है, तो इमीडिएटली ये यूटिलाइज नहीं होना है, तो आप इसको एक सेपरेट खाते में ट्रांसफर कर दो, सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, फेलिंग विच इट विल अट्रैक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो एडवांस रिसीव्ड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगेंस्ट द सर्विसेज रिसीव्ड, it will not fall under clause 10. मनी रिसीव्ड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड, जैसे कि छोटा मोटा एग्जाम्पल के लिए है तो उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली यूज कर लो उसको, रीजनेबल शॉर्ट टाइम। मनी रिसीव फॉर एन एक्सपेंडिचर विच आर नॉट एक्चुअली इंटेंडेड टू बी यूज इन द रीजनेबल, तो लंबा समय लगेगा, सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो। ये वाला पॉइंट हाईलाइट करके लिखो, ये देखो इस पर एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन मार्क किया है। मनी रिसीव्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी, executor, liquidator, etc. must also be kept in a separate bank account. ठीक है, so highly important. Got it? यहाँ पे आपका पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल फुल्ली खत्म होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल, व्हाट इज पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल? पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल इज फॉर PCAs एज वेल एज NPCAs, ये है मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली, ठीक है, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू comply with the provisions of the act, any council guidelines which are issued by Institute of Chartered Accountancy of India. तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको regulations बताए हुए हैं कि अगर आपने engagement article, resignation, registration, premium, stipend to the article, terminations, audit, रिटर्न्स, तो ये सारा रेगुलेशंस है, एंड अगर इस रेगुलेशंस को आपने फॉलो नहीं किया, एंड इसका रेगुलेशंस का मैंने थोड़ा हिंट आपको आगे भी दिया वो टेंडर वाले क्लॉज में, तो कोई भी रेगुलेशंस अगर आपने फॉलो नहीं किया, दिस विल बी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल। अब यहाँ पे देखो, यू रिमेंबर ऐश्वर्या राय क्लॉज क्या था? When you talk about confidentiality by PCAs, this was covered as professional misconduct under part 1. अब अगर confidentiality breach किया है NPCA ने, PCA part 1, नॉन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने confidentiality मिस किया, मतलब क्या? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई है मिस्टर आमिर खान, तो आमिर खान इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे कॉम्पिटिटर को जाकर के बता दी। दिस इज ऑल्सो मिसकंडक्ट, बट ये सर तो प्रैक्टिसिंग नहीं है, तो मिसकंडक्ट अंडर सेकेंड पार्ट, दैट इज क्लॉज 1 पार्ट 2, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जहाँ पे यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट, you breach confidentiality, तो this will be treated under this clause, अगर आप NPCA हो, ठीक है, by NPCA।
कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट 2 में आता है, ठीक है। सो दोनों चीज़ आप लोगों ने साइमल्टेनियसली ये कर दी। एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे, NPCA नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, प्रैक्टिसिंग, नॉन प्रैक्टिसिंग, नॉन प्रैक्टिसिंग। ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लॉज 1 पार्ट 1 of the second schedule, is grossly negligent, clause 7 part 1 second schedule. Breaches confidentiality, clause 2 part 2 second schedule, is grossly negligent, clause 1 part 2 second schedule, ठीक है। तो दोनों ही चीज confidentiality and grossly negligent by NPCA is covered under part 2, याद रहेगा पक्का। सो वेन एवर यू लुक इन टू द क्वेश्चन, प्लीज सी कि क्वेश्चन किसके लिए है। क्वेश्चन PCA के लिए है या NPCA के लिए। क्वेश्चन कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए है, ग्रॉसली नेग्लिजेंट के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। चल अब आगे। सो बीइंग एन एम्प्लॉई, जो अभी पढ़ा है, discloses confidential information acquired by him during his employment except for the time being into force law जो चल रहा है, या फिर एम्प्लॉयर ने परमिट कर दिया तो नो मिसकंडक्ट। नेक्स्ट, फर्निशिंग इंफॉर्मेशन बट गलत वाली। एक क्विक रिकॉल चार्ट के नाम पे इंफॉर्मेशन की चीज़ें हम लोगों ने समझा करके रखी थी। व्हेन आई टॉक अबाउट इंस्टीट्यूट ने इंफॉर्मेशन मांगी और आपने नहीं दी, फर्स्ट शेड्यूल में मिसकंडक्ट था। इंस्टीट्यूट ने इंफॉर्मेशन मांगी बट आपने गलत दी, तो देखो वो आ गया, क्लॉज 3 पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। देखो, सो जानबूझ करके नोइंगली आपने इंस्टीट्यूट को गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई की, दिस विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर सेकेंड क्लॉज, भारी वाला क्लॉज, सॉरी सेकेंड शेड्यूल, भारी वाला शेड्यूल। नेक्स्ट इज डिफाल्केशन ऑफ कैश। व्हाट इज डिफाल्केशन? डिफाल्केशन का मतलब होता है चोरी वगैरह करना। सो इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी जो आपको पैसा मिल रहा है उसकी चोरी करना इज डिफाल्केशन ऑफ कैश। तो डिफाल्केशन विल बी कवर्ड अंडर क्लॉज 4 पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल, बाहरी वाला शेड्यूल। इफ PCA fails to inform ICAI about the major changes in the website, this will be professional misconduct. But however, informing institute about the website creation is not a professional misconduct. मतलब इंस्टीट्यूट आपको ये जबरदस्ती नहीं कहता कि वेबसाइट बनाओ तो हमको बताओ, नो नो नो। क्वेश्चन बैंक में वो 3 केसेस वाला क्वेश्चन है। वेबसाइट कलर से बनाई, वेबसाइट पे डेटा लिखा है क्लाइंट की फीस का, और वेबसाइट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया इंस्टीट्यूट को। तो दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, नॉट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। समझ में आता है? यस, पक्का श्योर? चल, नेक्स्ट इज अदर मिसकंडक्ट। लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है? अदर मिसकंडक्ट में हम लोग कहते हैं, या अदर मिसकंडक्ट में हम लोग कहते हैं अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। लास्ट वाला क्लॉज NPCA को भी एप्लीकेबल है, तो हम लोग 2 वर्ड्स को रिप्लेस करेंगे। अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली, क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली विल बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट if he is held guilty by any civil or criminal court for an offense involving a punishment with imprisonment for a term exceeding 6 months। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा चार्ट बन सकता है, imprisonment up to 6 months, imprisonment more than 6 months। यहाँ पे है फर्स्ट शेड्यूल में मिसकंडक्ट और ये है सेकेंड शेड्यूल में मिसकंडक्ट, एंड दोनों ही मिसकंडक्ट PCA एज वेल एज NPCA को लगते हैं, एंड ये दोनों ही OMC है, अदर मिसकंडक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे आपके सारे के सारे क्लॉजेस और सारे के सारे पार्ट्स खत्म होते हैं। अब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है विथ रिगार्ड्स टू द काउंसिल गाइडलाइंस।
विथ रिगार्ड्स टू द काउंसिल गाइडलाइंस, कि काउंसिल गाइडलाइंस क्या है क्या नहीं. चलो गोइंग अहेड, ये वही काउंसिल गाइडलाइंस है जिसको ब्रीच करने से मिसकंडक्ट होगा अंडर क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल, जो अभी हम लोग क्लॉजेस देख करके आए उसमें. या कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ही डिस्कस किए मैंने यहाँ पे. मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ही है ऑफ हिज प्रोफेशनल वर्क. अगर आपने मोबाइल में ये सारा चीज़ मेंटेन करके रखा, दिस विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. अगर आपने कैश बुक, लेजर ये सब भी जनरेट करके नहीं रखा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैम हमारी तो इनकम इतनी छोटी सी है, इनकम टैक्स ने हमको एग्जाम करके रखा है, कोई ज़रूरत नहीं है हमको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की. दिस विल बी रिगार्डेड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. टैक्स ऑडिट यूजुअली हम लोग कहते हैं एक इंडिविजुअल को 60, एक फर्म को 60 पर पार्टनर अलाउ होती है, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. इसके बियॉन्ड जा करके आपने टैक्सेशन क्लाइंट्स ले लिए, विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. नेक्स्ट, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिटिंग असाइनमेंट्स. अभी ऑडिटिंग असाइनमेंट्स आपने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ करके रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट में पढ़ करके रखा है. कंपनीज एक्ट states that maximum number of client है 20 जो आपको अलाउ है. चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट स्टेट्स दैट मैक्सिमम क्लाइंट्स कितने अलाउड है 30. वहाँ पे एक्सेप्शंस अलग थे, यहाँ पे एक्सेप्शंस अलग है. यहाँ पे करंटली मैं सिर्फ 30 वाला सिनेरियो आपको पढ़ा रही हूँ, 20 वाला थोड़ा साइड में रखो. 30 में कौन से क्लाइंट्स को आप एक्सक्लूड करोगे? 30 ऑडिट एंगेजमेंट्स एक्सेप्ट फॉर 1% एंड डोरमेंट. वहाँ पे क्या था? 20 except for 1%, dormant, small, private company having paid up share capital less than 100 CR. Yeah, for the firm 30 audit assignment per partner except for 1% and dormant company. मैम अगर हमारी फर्म है, जैसे कि मैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, हम तीनों की एक फर्म है ABC एंड एसोसिएट्स. हम लोगों ने 30 के हिसाब से हम 30 इंटू 3 90, सारे के सारे 90 क्लाइंट का ऑडिट करना शुरू कर दें. मैंने कहा कि मिस्टर बी, मिस्टर सी, मैं ही 90 के 90 ऑडिट रिपोर्ट साइन करूंगी ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म. एब्सोल्युटली चलेगा, ठीक है. सो सिंगल पार्टनर कैन साइन दिस, कैन साइन ऑल द ऑडिट रिपोर्ट. एक और इम्पॉर्टेंट नोट कि मैम ब्रांच ऑफिस का क्या करेंगे, समझो. स्टैट ऑडिट या फिर टैक्स ऑडिट ऑफ कंपनी एंड द ब्रांच विल बी कंसिडर्ड बाय अ सिंगल PCA शैल बी कंसिडर्ड एज वन. जैसे कि मैं हेड ऑफिस का भी ऑडिट कर रही हूँ, दिल्ली ब्रांच का भी ऑडिट कर रही हूँ. मेरे लिए वो दोनों क्लाइंट अलग अलग है क्या? नहीं, मेरे लिए K लिमिटेड क्लाइंट है. बट मैं हेड ऑफिस का ऑडिट कर रही हूँ, आपको एज अ ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो K लिमिटेड मेरे क्लाइंट लिस्ट में भी आएगा 30-1. K लिमिटेड की ब्रांच आपके क्लाइंट लिस्ट में भी आएगा 30-1, ठीक है. बट जब भी कोई एक सिंगल पर्सन हेड ऑफिस एज वेल एज ब्रांच को ऑडिट कर रहा है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज वन क्लाइंट. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इंडेटेडनेस. सो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि इफ द ऑडिटर इज इंडेटेड फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख, आप वो क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. कंपनीज एक्ट में इंडेटेडनेस की लिमिट 5 लाख थी एंड यहाँ पे उन्होंने 1 लाख बोल करके रखी. अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये रिडंडेंट है ना, ऑलरेडी वहाँ पे 5 लाख की लिमिट दे करके रखी है, तो 1 लाख क्यों चेक करेंगे? आप सिर्फ कंपनी को ऑडिट करोगे, LLP, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट, इनका भी तो ऑडिट कर सकते हो. क्या इन सब पे कंपनीज एक्ट 2013 लागू होगा? मतलब क्या इन सब पे 5 लाख रुपए की लिमिट लागू होगी? मतलब तभी इंडेटेडनेस की लिमिट 1 लाख चेक करेंगे. हाँ, समझ में आया? सो अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस, पार्टनर ऑफ द फर्म या फिर उनके रिलेटिव, ये देखो PPR छास वाला चीज़ है. बॉस हम वहाँ का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहाँ पे आपने इंडेटेडनेस उधारी लेकर के रखी है फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख, या फिर गारंटी दे करके रखी है फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स. ये हो चुका. यूडिन जनरेट करना ये भी बता दिया, ऑल काइंड्स. अगर नहीं किया तो पाप लगेगा, मिसकंडक्ट है ये. अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर. अब यहाँ पे चीज़ देखो, से फॉर एग्जाम्पल
कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑडिट के बारे में बात करें, जैसे कि PSU गवर्नमेंट लिस्टेड एंटिटी एंड ऐसी पब्लिक एंटिटीज जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। उस कंपनी में, मतलब ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, उस कंपनीज में आपने अदर सर्विसेज देना भी शुरू कर दिया मैम, जैसे कि एडवाइजरी सर्विसेज देना शुरू कर दिया या फिर रिक्रूटमेंट सर्विसेज देना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब आप गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लिस्टेड एंटिटीज, अनलिस्टेड पब्लिक एंटिटीज जिसका जिसका टर्नओवर, नॉट पेड अप शेयर कैपिटल, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या इससे ज़्यादा है, उसके ऑडिटर हो, ओके। उसी कंपनी में आपने रिक्रूटमेंट सर्विसेज देना शुरू कर दिया, ओके। ऑडिटिंग के लिए आप चार्ज करो 5 लाख रुपए, रिक्रूटमेंट के लिए आप चार्ज करो 10 लाख रुपए, नहीं चलेगा। काउंसिल कहता है हमारा मेजर जिसमें हमारी मोनोपोली है वो है ऑडिट, तो ऑडिट से बियॉन्ड आप फीस किसी अदर एश्योरेंस सर्विसेज के लिए नहीं मांग सकते, ठीक है, ठीक है। सो रेम्यूनरेशन फॉर सच अदर सर्विसेज in totality exceeds the fees payable in carry out the statutory audit of the same undertaking or the company, ठीक है। You should not accept any work, any other work, ठीक है। ऐसा काम ही मत एक्सेप्ट करो, अगर कर रहे हो तो ऑडिट फीस से कम फीस चार्ज करो। नेक्स्ट, डायरेक्शंस इन केस ऑफ अनजस्टिफाइड रिमूवल। देखिए ये मैंने लीन के टाइम पे आपको सिखाया था। अगर मुझे पता है कि मुझे के लिमिटेड ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, बट मेरे पहले उन्होंने ये मिस्टर महेश, ठीक है, इनको ऑडिटर अपॉइंट किया था, और मिस्टर महेश ने कंपनी के लिए क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया, इसके लिए कंपनी ने सर को बोला कि सर अब बस हो गए, हम कुछ मैम को लेकर के आएंगे। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं ऐसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर लूँ? एब्सोल्युटली नो। सो जहाँ पे अनजस्टिफाइड रिमूवल हुआ है, मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, वे आर फैमिली मेंबर्स, है ना, अनजस्टिफाइड रिमूवल हुआ है ऑफ द प्रीवियस प्रीडिसेसर ऑडिटर, ऐसा क्लाइंट मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती, ठीक है। ये है हमारी काउंसिल गाइडलाइन। मैम अगर आपने कर लिया तो 110% है, मैं करूंगी ही नहीं, बट मैम अगर कर लिया तो पता नहीं था एंड कर लिया तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा अंडर काउंसिल गाइडलाइंस वाला क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, जुलाई 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अभी जस्ट जुलाई 21 एग्जामिनेशन में पूछा हुआ। क्या है जरा समझो, पहले एक छोटा सा केस समझते हैं, उसके बाद आगे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। या सो यहाँ पे इन टोटालिटी 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, इजी नाम ले लेते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, चारों के 4 पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके। इन चारों के 4 पार्टनर्स की अपनी अपनी खुद की इंडिविजुअल फर्म्स हैं, ओके, बट इन चारों की कुछ एक्सपर्टाइज है। क्या एक्सपर्टाइज है? मिस्टर ए इज वेरी गुड इन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, खर्चा कम कैसे करना मिस्टर ए को बहुत अच्छे तरीके से आता है। मिस्टर बी इज वेरी गुड इन प्रोवाइडिंग एनर्जी ऑडिट, जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि मैं मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से कर सकता हूँ कि कंपनी को कैसे संभाला जाए, कंपनी को कैसे रन किया जाए, ये बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। मिस्टर सी इज़ वेरी गुड इन सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज, जैसे कि कंपनी को कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी देना, कंपनी के पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए, ऑप्टिमम इनकम जनरेट, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें, उन सारी चीज़ों के लिए। एंड मिस्टर डी की भी कुछ अलग एक्सपर्टाइज थी। तो ये चारों के 4 लोग एक बार एक सेमिनार में मिले, एंड मिलने के बाद लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग खुद का प्रैक्टिस तो ऑलरेडी है, बट हम लोग कंसल्टेंसी देना भी तो शुरू कर सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। मिस्टर ए ने प्रपोजल रखा, बी सी डी ने कहा या वी अग्री, वी फॉलो दैट। तो इन लोगों ने मिल करके एक कंपनी क्रिएट कर दी, बट हाँ, कंपनी में हम लोगों को तो ये तो पता ही है, कंपनी कैन नॉट गिव ऑडिटिंग सर्विसेज। कंपनी में उन्होंने सिर्फ एक ही टारगेट और अश्योरेंस रखा कि हम लोग कोई भी अश्योरेंस एक्टिविटी नहीं करेंगे इस कंपनी में, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देंगे, जैसे कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करना, ऑपरेशन ऑडिट करना, मैनेजमेंट ऑडिट करना, ये सारा चीज़ करेंगे, ठीक है। अब मुझे सच्ची बताओ, कैन दीज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, जिनका पर्सनल ऑडिटिंग का प्रैक्टिस ऑलरेडी है, कम टुगेदर एंड स्टार्ट विद अ कॉर्पोरेट फॉर्म, अ कंपनी
फॉर प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी? दिल से आवाज़ आएगी नहीं, परमिशन वगैरह लेना पड़ेगा? आंसर इज इट इज़ अलाउड. वॉट द केसेस, द काउंसिल गाइडलाइंस रिसेंटली ये गाइडलाइंस इशू की है कि येस, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस कैन हैव अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस. कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस का क्या मतलब है? कंपनी के माध्यम से काम कर सकते हैं. बट हाँ, इतना ध्यान रखें, कंपनी के माध्यम से आप अश्योरेंस या ऑडिटिंग नहीं कर सकते. तो मैम क्यों ही ओपन की हमने ये कंपनी? ये कंपनी इसके लिए ओपन की है इन ऑर्डर टू गिव मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज. तो मैम क्या मैं आर्टिकल हायर कर सकता हूँ? हाँ, बिंदास. तो मैम मेरी सीओपी छीन ली जाएगी? नहीं, सीओपी नहीं छीन ली जाएगी. आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी, आप कंपनी के डायरेक्टर के नाम पे भी काम कर सकते हैं. ठीक है, चलो. So the council decided to allow the member of institute in practice to hold the office as managing director. जैसे ही managing director नाम आता है ना, I am 100% sure the student will run to clause number 11. बट ये वो वाला किस्सा नहीं है, ध्यान देना इसमें. मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट. मैंने कहा कि ऐसा कैसा अलाउ कर रहा है MDWTD बनने को? यूजुअली हम लोगों ने क्लॉज 11 में मना करके रखा है ना. बट ऑफ विच कंपनी? of a body corporate which is exclusively rendering MCS, management consultancy services. ठीक है, the members can retain full-time certificate of practice also besides being MDWTD. There will be no restrictions in quantum of holding equity in such company. Such members shall be regarded as full-time in practice, can also continue doing attestation in the individual capacity, can also retain the article, can train article assistant, कोई दिक्कत नहीं. The name of the management consultancy company, हाँ ये बात तो सही है, इंस्टीट्यूट को नेम ऑफ जो भी कंपनी आपने कॉर्पोरेट फॉर्म स्टार्ट किया वो इंस्टीट्यूट को आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट वाज द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटिटी. अब यहाँ पे ध्यान दो, अब वो जो कंपनी है ABCD लिमिटेड, उस ABCD लिमिटेड में क्लाइंट लाने के लिए आपने पब्लिक इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया, आपने जानबूझ करके सॉलिसिटेशन करना स्टार्ट किया, आपने खुद के कार्ड बंटवाए, ये सारा चीज़ शोभा देगा क्या? नहीं. तो दैट इज़ एन एथिकल रिक्वायरमेंट. बोलता है कि देखिए, अगर आपने एथिकल कंप्लायंसेस नहीं किए हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट सॉलिसिटेशन वगैरह करना शुरू कर दिया है, काउंसिल गाइडलाइंस के परे जा करके आपने एडवर्टाइजमेंट कर लिया है, तो बस तो फिर हम लोग इसको मिसकंडक्ट मानेंगे. ठीक है, एकदम श्योर. तो वंस द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी इज रजिस्टर्ड विद इंस्टीट्यूट, इट विल बी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू कंप्लाई विद इंडिविजुअल फर्म, जहाँ पे खुद की जो प्रोफेशनल अटेनमेंट्स है वो सारा चीज़ डिस्क्लोज नहीं होगा. नॉट टू एक्सेप्ट इंटरनल ऑडिट. ये देखो, अभी सेम कंपनी है तो कंपनी इंटरनल ऑडिट कर रहा है और आपकी इंडिविजुअल फर्म स्टार्ट ऑडिट कर रही है, ये नहीं चलेगा. इन रिस्पेक्ट ऑफ सीलिंग लिमिट ऑफ नॉन ऑडिट फीस. अब ये नॉन ऑडिट फीस ये ना नेटवर्क कंपनी में मैं आपको सिखाऊंगी. तो बोलता है कि देखो, आप बोल रहे हो कि नॉन ऑडिट फीस जैसे कि अश्योरेंस सर्विसेज हो गई. अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी ना कि अगर आप नॉन अश्योरेंस सर्विसेज देना चाहते हो तो उसकी फीस ऑडिट फीस से कम होनी चाहिए. तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे नहीं वो तो कंपनी दे रहा है, वो मैं नहीं दे रही. नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि कम ऑन, दिस विल बी एप्लीकेबल. नेक्स्ट, आपको 6 और 7 कंप्लाई करना है इन ऑर्डर टू सॉलिसिट क्लाइंट्स. अगर आपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स वगैरह डिस्क्लोज कर दिए तो ये मिसकंडक्ट माना जाएगा. ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी विल बी ओनली MCS. नथिंग अदर देन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी शुड बी गिवन एज अ सर्विसेज अंडर दिस मैनेजमेंट, मतलब कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस. समझ में आया? पक्का? चल अब आगे बढ़ते हैं. इसका क्वेश्चन मैं अभी करा देती हूँ, क्वेश्चन बैंक में आएगा तो ज़रा स्किप कर देंगे. फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं इस चीज़ का. चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 94 ऑफ काउंसिल गाइडलाइंस के ऊपर क्वेश्चन है, ऑडिट के सवाल. CAR चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज स्पेशलाइजिंग इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट. He is considered to be one of the expert of this field because he has command over the subject. Very good. HKC Limited engaged in rendering management consultancy offered to appoint him as a managing director. मतलब कोई तो कंपनी है विच इज़ ऑलरेडी इनटू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, तो उन्होंने मिस्टर आर को प्रपोजल दिया कि आप आ जाइए, हम आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बना देते हैं. CAR accepted the position of managing director without obtaining
परमिशन, अभी जैसी परमिशन के बारे में बात आती है, मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बात आती है, आई एम 1000% श्योर स्टूडेंट क्या सोचेंगे, मैम वो स्पेशल परमिशन वो नहीं है ये। वन ऑफ द फ्रेंड CAS इन्फॉर्म दैट कि ओ माई गॉड, अब बिकॉज आपने MD WTD पोजिशन एक्सेप्ट कर ली, नाउ आप फुल टाइम COP एक्सेप्ट रख नहीं सकते। इवन ही कैन नॉट डू अटेस्टेशन, ही कैन नॉट ट्रेन आर्टिकल्स, कॉमेंट विथ रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। हम लोग क्या बोलेंगे, CAR कैन वेरी वेल एक्सेप्ट द पोजिशन ऑफ MD WTD इन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ओनली इफ दे आर एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। ही कैन, CAR जो है, ही कैन साइमल्टेनियसली कैन अटेस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साइमल्टेनियसली कैन होल्ड फुल टाइम COP, ऑल्सो कैन ट्रेन आर्टिकल असिस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस क्या CAR ने जो किया वो गलत किया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैन रिटेन, कोई गलत काम नहीं। कूल है, इजी। चलो नाउ गोइंग बैक टू द बुक्स। सो दैट वाज अ क्वेश्चन, चाहिए तो रेफरेंस डाल दीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 94 ऑफ सवाल। अब आगे बढ़ते हैं with the next council guidelines which is based on networking as a concept. देखिए networking is a very easy concept. I don't know why students are trying to hype this concept of super easy concept है, super easy। क्या है समझो, नेटवर्क का मतलब होता है एक संगठन। क्या होता है? संगठन। संगठन का क्या मतलब होता है? नेटवर्क। नहीं समझो, नेटवर्क का मतलब होता है वेयर मल्टीपल फर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्स टुगेदर, they try having the element of cooperation। मैम व्हाट इज कोऑपरेशन? एक दूसरे की तरक्की के लिए कोऑपरेट करना, जैसे कि रिसोर्सेस यूज करना, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कोई थंब रूल बना लेना, एक सिंगल ब्रांड नेम पे काम करना। अब हम सब, आप, मैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, हम सब लोग वी केम टुगेदर, हम लोग सब लोगों ने ठाना कि हम लोग K&Associates इस नाम के लिए काम करेंगे। तो जो भी काम हम एक्सेप्ट करेंगे वो K&Associates के लिए करेंगे। आई एम वेरी गुड एट शेयरिंग माई नॉलेज, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है दैट हाउ ऑडिट शुड बी कंडक्टेड, तो मैं मेरा एक्सपर्टाइज लैंड करूँगी। आपके पास बहुत सारा कॉन्टैक्ट्स है जिससे आप क्लाइंट को ला सकते हो, आप आपका ये सारा कॉन्टैक्ट्स, ये सारा स्किल यूज़ करो, हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। मिस्टर ए जो अमित है, अमित के पास बहुत सारा ह्यूमन पावर है, तो वो उनका रिसोर्सेस यूज़ करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग जो साथ में आए, K&Associates के नाम पे जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या K&Affiliates आई कैन वेरी वेल से, इसको हम लोग कहते हैं संगठन, नेटवर्क। ठीक है। सो खाली एक आध बार मिल करके सेमिनार करा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाली एक आध बार मैंने मेरी एक्सपर्ट सर्विसेज आपके साथ शेयर कर ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर हम लोगों ने ये ठान लिया, वचन ले लिया है कि हम लोग कोऑपरेशन रखेंगे, दिस इज द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ नेटवर्क। सो जहाँ जहाँ कोऑपरेशन है एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है, ओनरशिप है, सेम ट्रेड नेम है, ब्रांड नेम है, क्वालिटी कंट्रोल, कॉमन यूज ऑफ देखो रिसोर्सेज, इस संगठन को हम कहेंगे नेटवर्क। सो सच अ लार्जर स्ट्रक्चर विच एम्ड एट कोऑपरेशन एंड दिस इज अ नेटवर्क। मैम खाली हम लोग रेफरल क्लाइंट्स कर रहे हैं तो नहीं बेटा, खाली क्लाइंट्स रेफर करने से आप नेटवर्क में नहीं आ जाते। खाली रिसोर्स एक आध बार शेयर कर लिया तो फिर भी आप नेटवर्क के दायरे में नहीं आते। सो ओनली शेयरिंग कॉस्ट, ओनली कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन रखना इज नॉट नेटवर्क। मैम नेटवर्क के लिए क्या चीज़ प्राइमरी चाहिए? कोऑपरेशन। ठीक है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एनी लार्जर स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ QC फॉलो करे तो नहीं, QC के साथ साथ बॉस हम लोगों को चाहिए, अरे बोलो बोलो, कोऑपरेशन। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लार्जर एंटिटी शेयर्स देयर सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल रिसोर्सेज सच एज कॉमन सिस्टम्स, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, पार्टनर्स, स्टाफ। कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो फ्रेंड की फर्म है वो अपने स्टाफ को अब्रॉड भेजती है ना? क्यों भेज रही? यहाँ पे वी हैव ह्यूमन पावर, ह्यूमन रिसोर्स, हम लोग उसको फॉरेन वाले ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं। मैम किस फॉर्म से हम लोग नेटवर्क्स बना सकते हैं? वी कैन मेक अ नेटवर्क। देखो नेटवर्क की स्थापना करनी पड़ती, तो नेटवर्क इटसेल्फ कैन बी क्रिएटेड एज अ पार्टनरशिप फर्म। नेटवर्क LLP के नाम से स्थापित किया जा सकता है, नेटवर्क कंपनी के नाम से स्थापित किया जा सकता है। मतलब क्या, ये जो नेटवर्क होगा ना, इसका फॉर्म पूछ रहे हैं। मैम नेटवर्क में इंटरनली कौन हो सकता है? मैं या मेरी फर्म। समझे?
सो इट इज इंडिविजुअल पीसीए या फिर फर्म ऑफ पीसीए. दे कैन बी द पार्टिसिपेटिव मेंबर ऑफ दिस नेटवर्क. तो इस नेटवर्क का क्या फॉर्म हो सकता है? इट कैन बी अ म्यूचुअल एंटिटी, इट कैन बी एलएलपी, इट कैन बी पार्टनरशिप, इट कैन बी कंपनी. जैसे कि मेरे फर्म ने एक नेटवर्क को ज्वाइन करने की कोशिश की. मैम आपके फर्म में कौन है? मान लीजिए मेरे फर्म में मैं और महेश सर, हम दोनों पार्टनरशिप फर्म में हैं. ठीक है, अगर हम दोनों ही पार्टनरशिप फर्म में, मैंने नेटवर्क ए ज्वाइन किया है, कैन महेश सर ज्वाइन नेटवर्क बी? नॉट ऑलवेज. दोनों पार्टनर्स ऑफ द सेम फर्म हैज टू ज्वाइन अ सिंगल नेटवर्क. ठीक है, ओनली वन नेटवर्क. जो भी पार्टनरशिप फर्म में कॉमन पार्टनर्स है, यहाँ पे मेरी एक फर्म थी, मैं और महेश सर. मेरी और एक फर्म है, मैं और अमित. ठीक है, सो अगर हम दोनों वाली फर्म ने के एंड एफिलिएट्स वाला नेटवर्क ज्वाइन किया, तो अमित मेरा कॉमन पार्टनर, क्या अमित दूसरा नेटवर्क फॉलो कर सकता है? ये भी नॉट ऑलवेज. ठीक है, तो काम वही करना पड़ेगा जैसे हम चाहेंगे. ना महेश सर दूसरा नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं, ना अमित. ठीक है, सो इनको भी सिंगल नेटवर्क फॉलो करना पड़ेगा. नेक्स्ट, अप्रूवल ऑफ द नेम. जैसे ही नेटवर्क स्थापित हो जाता है, इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि सर हम इस नेटवर्क का हिस्सा है. मैम इसका नाम क्या रखेंगे? जैसे कि फर्म का नाम क्या रखते हो? एंड कंपनी. पार्टनरशिप फर्म का ऐसा रखते हो ना, के एंड एसोसिएट्स, के एंड कंपनी. तो नेटवर्क का नाम के आगे लिखना है एफिलिएट्स. क्या लिखना है? एसोसिएट्स नहीं, एफिलिएट्स. एफिलिएट्स. आईसीएआई को नाम स्थापित करने के बाद बताना पड़ेगा. अगर आईसीएआई को लगा कि यार इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन देने के हिसाब से नाम ले लिया है, तो आईसीएआई कैंसिल भी कर सकता है आपका नाम. आपका नाम 30 डेज विल बी केप्ट फॉर अप्रूवल. 30 डेज के अंदर अगर आपने काम करना शुरू नहीं किया तो ये रिजेक्ट भी कर सकता है. देखो, आईसीएआई शैल अप्रूव और रिजेक्ट द नेम ऑफ नेटवर्क विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन. हाँ, नाम अप्रूव करने का मतलब ये नहीं हुआ गया कि आप काम करना शुरू कर दो. अब तो सिर्फ नाम अप्रूव हुआ है, रजिस्ट्रेशन होना बाकी है मेरे दोस्त. सो अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ द नेटवर्क शैल नॉट एंटाइटल द नेटवर्क टू कैरी ऑन द वर्क. क्यों? क्योंकि उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. तो मैम ये नाम कितने समय तक रिजर्व्ड रहेगा? 3 महीने तक. आईसीएआई शैल कीप दिस नेम रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months. जैसे ही 3 months बीते, आपने काम स्टार्ट नहीं किया, नेम विल बी डिसॉल्व्ड. ये नाम अभी किसी और को चाहिए तो दे दिया जाएगा. रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी. ऑफ इंडियन फर्म, मैंने आपको तभी भी बोला था, क्या मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म ओपन कर सकते हैं? हाँ. एन इंडियन फर्म कैन ऑल्सो हैव अ कॉमन मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फर्म. लिस्टिंग आउटसाइड इंडिया. देखो, कोई नेटवर्क अगर आउटसाइड इंडिया है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, 30 डेज के अंदर आईसीआई को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. अगर आपका नेटवर्क का जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाता है, वो भी आईसीआई को बताना पड़ेगा. चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन 30 डेज में बताओ. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो आपका नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क आप एथिकली एडवर्टाइज करोगे. समझो अब हुआ क्या है. यू इन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी हैज़ ऑडिटेड रिलायंस. ठीक है, कितने साल काम किया आपने? 5 साल ऑडिट किया. अब जैसे ही 5 साल खत्म, हमारा कूलिंग पीरियड का समय आ गया. मैंने नेटवर्क की जो दूसरी फर्म थी, नेटवर्क की दूसरी फर्म का नाम था यश एंड एसोसिएट्स. उसको बोला कि यश बेटा एक काम करना, रिलायंस का मैंने अभी काम छोड़ा ही है, जा करके तू ऑडिट कर ले. चलेगा? नहीं. तो वो जो 139 की रिक्वायरमेंट्स है ना, रोटेशन, वो मेरे लिए एप्लीकेबल होगी एज वेल एज मेरे साथ साथ नेटवर्क में जितनी भी फर्म्स हैं उन सबको लागू होगी. पॉइंट नंबर 2, अगर मैं रिलायंस का ऑडिट कर रही हूँ, क्या मैं रिलायंस का अकाउंटिंग, एक्चुअरियल सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, आमिर इन दंगल वाली सर्विस, क्या ये सर्विसेज रिलायंस को दे सकती हूँ? नहीं. तो मैंने बोल दिया है अमित को, अमित एक काम कर, स्टार्ट ऑडिट मैं कर रही हूँ, अकाउंटिंग तू कर ले. आखिर भाई तो अपना ही है. अरे नेटवर्क का बंदा है यार. बोलो चलेगा? नहीं चलेगा. तो 144 की रिक्वायरमेंट मुझे एज वेल एज ऑल द फर्म इन द नेटवर्क को लागू होगी. सो नेटवर्क फर्म्स कैन नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्ट रेंडर 144 सर्विसेज.
सीलिंग लिमिट ऑन ऑडिट फीस ये भी लागू होगा। मैंने अभी सीलिंग लिमिट वाला पॉइंट बताया कि अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑडिट कर रहे हो तो वहाँ पे आप अदर सर्विसेज के लिए ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकते बियॉन्ड योर ऑडिट फीस। बट मैम अगर अदर फर्म से नेटवर्क कर रहा है, मतलब क्या, आपने ऑडिटिंग सर्विसेज दी रिलायंस को, आपका कोई दूसरा नेटवर्क फर्म है एंड वो जो दूसरा नेटवर्क फर्म है अमित एंड एसोसिएट्स, वो देना चाहता है रिक्रूटमेंट सर्विसेज। आपने ऑडिट के लिए चार्ज किया है 5 लाख रुपए, अमित कितना चार्ज कर सकता है? 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ ऑडिट फीस। क्यों? क्योंकि वो सेम नेटवर्क का हिस्सा है। मैम आप खुद अगर रिक्रूटमेंट सर्विसेज देना चाहती हो तो एनी अमाउंट विच इज़ लेस देन 5 lakhs, क्योंकि मैं खुद हूँ ना, आई कैन नॉट चार्ज अमाउंट मोर देन माई ओन ऑडिट फीस फ्रॉम द क्लाइंट। बट अगर मेरे ही नेटवर्क का कोई पर्सन अदर ऑडिट सर्विसेज अदर देन ऑडिट सर्विसेज देना चाहता है, ही कैन वेरी वेल गिव दैट, provided it should not be 144 services, and maximum fees which can be charged is 3 times amount of audit fees. तो चलो पढ़ते हैं। Ceiling limit on audit fees applicable on network as follows. For the same firm or association जिसके लिए audit मैं कर रही हूँ, तो obviously same mentioned as notification, वहाँ पे लिखो ब्रैकेट में not more than audit fees। और यहाँ पे देखो अदर फर्म्स इन द नेटवर्क जो नॉन ऑडिट सर्विसेज देना चाहती है, मैक्सिमम इट कैन बी 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ ऑडिट फीस। यहाँ पे यू कैन पुट एन एग्जाम्पल। ये दोनों है सेम नेटवर्क में, के एंड एम। ये मैडम दे रहे हैं ऑडिटिंग सर्विसेज टू रिलायंस। ये सर देने की कोशिश कर रहे हैं रिक्रूटमेंट सर्विसेज, पर्सन इन द सेम फर्म। मैडम ने चार्ज किया है 5 लाख रुपए फॉर ऑडिट। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट के लिए मिस्टर एम कितना चार्ज कर सकता है? मैक्सिमम 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ ऑडिट फीस, दैट इज 15 lakhs। केस 2, मैडम ही रिक्रूटमेंट सर्विसेज देना चाहती है, कितना फीस चार्ज करेगी? एज पर द नोटिफिकेशन काउंसिल गाइडलाइन से क्या था? नॉट मोर देन ऑडिट फीस। दैट इज मैक्सिमम 5 lakhs। डन। रोटेशन कंसेप्ट हो गया। आईसीएआई की परमिशन लेनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है एज पर आईसीएआई, एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है उस नेटवर्क को भी, संगठन को भी। क्लाइंट से कंसेंट लेना, इसका मतलब क्या है? वंस योर नेटवर्क इज रजिस्टर्ड विथ आईसीएआई इट विल बी रिगार्डेड एज पब्लिक नोटिस, ठीक है। सो इट विल बी रिगार्डेड एज पब्लिक नोटिस एंड क्लाइंट को भी इंफॉर्मेशन करने की ज़रूरत होगी कि हम लोग आई बी द मेंबर ऑफ सो एंड सो नेटवर्क, आपका कोई इंडिपेंडेंस ब्रीच तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो वंस यू हैव रजिस्टर्ड विथ आईसीएआई कि सर मैं इस नेटवर्क का हिस्सा हूँ, इट विल बी रिगार्डेड एज पब्लिक नोटिस। आप इंटरनल बायलॉज भी बना सकते हो कि कौन कितना क्या काम रोल प्ले करेगा, कितना फीस शेयर करना है, ये सारा सब कुछ। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, यू कैन फ्रेम दैट ऑल्सो। इतना ध्यान रखें, जैसे ही ये वाला नेटवर्क का गाइडलाइंस आया, जो पुराना नेटवर्क का गाइडलाइंस है ना, शैल बी रिपील्ड। रिपील्ड का मतलब होता है कैंसिल, वो तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। यहाँ पे आपका सारा का सारा काउंसिल गाइडलाइंस खत्म होता है।